आइएगा, श्वसन तंत्र और रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में जो है कि ये सब है। आइए देखते हैं क्या सब जो है कि आपको बोलता है। पहला बोल रहा है कि श्वसन से बाहर निकलने वाली वायु में CO2 का लगभग कितना परसेंट जो है कि आपको मात्रा होता है। तो श्वसन तंत्र में जो है कि आपको 4%। CO2 का मात्रा 4% जो है कि आपको होता है। आइए जरा सा आपको एक और स्क्रीन पे जो है कि आपको लेके चलते हैं नया पे, है ना, नया पे लेके चलते हैं। पहले समझा दे पूरा चैप्टर, उसके बाद तो पूरा खेल हो ही जाएगा। चलिए स्क्रीन दिख रहा होगा, एक और नया दिख रहा है, नहीं दिखा? दिख रहा है सर। नया स्क्रीन नहीं दिख रहा होगा। अच्छा दिखा, हाँ आया। दिख रहा है। चलिए बोन हो गया, रेस्पिरेटरी हो गया, सर्कुलेटरी हो गया, है ना। रेस्पिरेटरी कहाँ गया, हो गया रेस्पिरेटरी सिस्टम। डाइजेस्टिव रेस्पिरेटरी, देखिए यही है आपका कौन सा रेस्पिरेटरी जो है कि आपको सिस्टम, है ना। तो समझते चलिएगा, ब्रीफ में कर देते हैं थोड़ा सा है ना। देखिएगा, आइए रेस्पिरेटरी सिस्टम, श्वसन तंत्र। श्वसन क्यों जरूरी है, तो श्वसन में जो है कि आपको किसकी प्राप्ति होती है, तो ऊर्जा की प्राप्ति होती है। और ऊर्जा के साथ साथ किसका, तो ऊर्जा के साथ साथ उष्मा की भी प्राप्ति जो है कि आपको होती है। और श्वसन कहाँ से होता है, तो देखिएगा श्वसन का मार्ग जो है कि आपको दिखा देते हैं, यही ना है। एक मुंह से आप सांस लेते हैं दौड़ते समय, या जब नाक जाम होता है, परेशानी होता है, या नाक से जो है कि आपको लेते हैं। तो दो मार्ग से आप श्वसन जो है कि आपको कर सकते हैं, एक नाक वाले मार्ग से और दूसरा जो है कि आपको किससे, मुंह वाले मार्ग से जो है कि आपको कर सकते हैं। तो एक होता है मुख कुआ, दूसरा होता है नासिका छिद्र, मतलब नसा वाला, नासिका छिद्र मतलब नाक वाला जो छिद्र है, इससे हम लोग सांस लेते हैं, उसको नासिका छिद्र कहते हैं। दूसरा होता है मुख गुहा। नासिका छिद्र के बाद होता है नासिका कपाट होता है, और नासिका कपाट के बाद होता है फेरिंग्स। यहाँ फेरिंग्स जो होता है ना, इसी के नीचे जो है कि आपको क्या होता है, एपिग्लॉट्स होता है। और यही एपिग्लॉट्स जो है कि भोजन का रास्ता को अलग करता है, और वायु के रास्ता को जो है कि आपको अलग जो है कि आपको करता है। तो सबसे पहले नेजल कैविटी, या माउथ से लेना है तो माउथ से लीजिए, या नेजल कैविटी मतलब कि नाक वाला छिद्र से लेना है तो नाक वाला छिद्र से लीजिए। उसके बाद फेरिंग्स में जाएगा, फेरिंग्स के बाद जो है कि आपको कौन सा जाएगा, तब जो है कि आपको ट्रैकिया में जाएगा, और ट्रैकिया के बाद जो है कि आपको ब्रोंकियाई, ब्रोंकियोलस, और तब जाकर कहाँ, एल्वोली में जाकर जो है कि आपको क्या हो जाएगा, समाप्त जो है कि आपको हो जाएगा। श्वसन देखिएगा, वैसे अंगों का समूह जो श्वसन की क्रिया में सहायक प्रदान करता है, वही सभी अंग को श्वसन तंत्र के अंतर्गत आते हैं। श्वसन तंत्र की क्रिया, कैसी श्वसन क्रिया होती है, तो ऑक्सी श्वसन की क्रिया जो है कि आपको होती है। और श्वसन की क्रिया जो है कि आपको पूछेगा कैसा होता है, उपचय होता है कि अपचय होता है, तो अपचय क्रिया होता है। अपचय मतलब होता है कैटाबॉलिज्म का प्रोसेस जो है कि आपको होता है। तो श्वसन एक कैसा प्रोसेस है, तो कैटाबॉलिज्म का है कि आपको प्रोसेस जो है कि आपको होता है। देखिएगा सांस लेना, एक हम लोग सांस लेते हैं और एक हम लोग सांस को क्या करते हैं, छोड़ते हैं। सांस लेने को निःश्वसन कहा जाता है, इंस्पिरेशन के नाम से जानते हैं, मतलब कि ले रहे हैं सांस, अंदर जो है कि आपको ले रहे हैं। सांस जब अंदर लेते हैं, उसमें देखिएगा नाइट्रोजन कितना परसेंट जो है कि आपको, तो नाइट्रोजन 78% जो है कि आपको पाया जाएगा। ऑक्सीजन की बात करेंगे, ऑक्सीजन कितना परसेंट होगा, ऑक्सीजन जाने के समय 21% होगा। और कार्बन डाइऑक्साइड जाने के समय कितना हम लोग लेते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड जाने के समय 0.03% जो है कि आपको लेते हैं। एक होता है निःश्वसन, निःश्वसन का मतलब एक्सपीरेशन, है ना। इसमें जो है कि आपको क्या करते हैं, सांस को हम लोग बाहर जो है कि आपको छोड़ते हैं। तो जब सांस को बाहर छोड़ते हैं तो कॉमन देखिएगा, नाइट्रोजन कॉमन आ जाता है, जितना जाता है उतना ही आता है। कितना परसेंट है, 78%। 78% जो है कि आपको नाइट्रोजन, जितना जा रहा है नाइट्रोजन उतना ही जो है कि आपको क्या हो रहा है, नाइट्रोजन आ भी रहा है। मतलब 78% जो है कि आपको नाइट्रोजन जो है, आवाज जा रहा है ना, है ना। आ रहा है सर। ठीक है, आइए अब देखिएगा, नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन की बात करेंगे। ऑक्सीजन कितना परसेंट जो है कि वापस आ रहा है, 17। 17%। जा कितना रहा था, 21। जा रहा था 21। जा रहा था 21%, आ रहा है 17%। कितना परसेंट का गिरावट आपको दिख रहा है इसमें, कितना परसेंट का,
4% का जो है कि आपको गिरावट जो है कि आपको ऑक्सीजन लेवल में 4% का गिरावट जो है कि आपको दिख रहा है। अभी आगे चलते हैं। नाइट्रोजन 78 जा रहा था, 78 आ रहा है। CO2 जा रहा था कितना परसेंट? 0.23% जो है कि आपको जा रहा है, लेकिन आ कितना परसेंट रहा है? आ रहा है 4.6%, मतलब कि 4.3% का क्या हो रहा है? 4.3% का बढ़ोतरी जो है कि आपको हो रहा है इसमें। इसमें जो है कि ऑक्सीजन घट के आ रहा है और CO2 क्या करके आ रहा है? जब सांस को बाहर छोड़ रहे हैं तो CO2 बढ़ के जो है कि आपको आ रहा है। तो कहीं ना कहीं जाएगा तभी ना जो है कि आपको अंदर में, कहीं ना कहीं अंदर से आएगा तभी ना बाहर जो है कि बढ़ा है। तो यही बढ़ने का प्रक्रिया आगे आपको समझ में आएगा, कहाँ जो है कि आपको बढ़ रहा है। देखिएगा, सबसे पहले हम लोग नासा छिद्र की बात करते हैं। नसा छिद्र का नाक का दो ऊपरी वाला जो छेदा दिख रहा होगा, है ना, लेफ्ट राइट वाला, उसी को नासिका छिद्र कहते हैं। यह नाक का अगला भाग होता है और इसी से वायु अंदर क्या होता है, नाक के अंदर प्रवेश करता है। और इसमें बाल पाया जाता है जो धूल को क्या करता है, धूल को रोकने का काम जो है कि इसका बाल जो है कि आपको करता है। ठीक, नसा छिद्र हो गया। नसा छिद्र का मतलब उसके आगे जो होता है उसको कहते हैं नासिका कपाट। इसी नासिका कपाट पर अगर कोई मार देता है हाथ से, देखिएगा किसी किसी नाक में खून जो है कि आपको आने लगेगा। तो ये नासिका कपाट पे जो है कि आपको क्या होता है, जो है कि आपको चोट लगने से जो है कि आपको ऐसा होता है। तो नासिका कपाट की बात करेंगे, ये नाक का पिछला भाग होता है। नाक का कैसा है? नाक का यह पिछला भाग में क्या आपको होता है, नासिका कपाट नाक का पिछला भाग होता है और नासिका छिद्र नाक का अगला भाग होता है ना। इसी नासिका कपाट में देखिएगा तो एक उंगली लगा के आदमी निकालता तो चिपचिपा पदार्थ निकलता है ना। उसे चिपचिपा पदार्थ को क्या कहते हैं, म्यूकस जो है कि आपको कहा जाता है। और यह चिपचिपा पदार्थ क्या करता है, तो धूल कण जाता है ना, उसको अपने पास ही जो है कि आपको रोक लेता है। चिपचिपा पदार्थ का मतलब हो गया नकटी, है ना, ठीक है ना। चलिएगा, और इसी के नासिका कपाट के बगल में ही जो है कि आपको क्या पाया जाता है, ऑल फैक्ट्री लोब जो है कि आपको पाया जाता है, जो सुगंध और दुर्गंध, आपका नाक कैसे पहचान लेता है कि कोई अच्छा खाना बन रहा है, सुगंध आ रहा है, कोई खराब महक महक रहा है मतलब दुर्गंध आ रहा है। तो ये दुर्गंध और सुगंध की एहसास करवाने का काम जो है कि कौन करता है, तो यही करता है ऑल फैक्ट्री लोब जो है कि आपको करता है। कौन करता है? ऑल फैक्ट्री लोब जो है कि आपको करता है। चलिएगा, आइएगा, अब देखिएगा, ऑल फैक्ट्री लोब हो गया, है ना, कोशिकीय श्वसन, नासिका छिद्र हो गया। अब आइएगा, अब जो है कि किस पे बात करते हैं, अब बात करते हैं फेरिंग्स पे, है ना। ये फेरिंग्स आपको दिख रहा होगा, ये जो आपका है ना, ये जो है ये आपका फेरिंग्स जो है कि आपको यहाँ पर कहा गया, इसमें नहीं दिख रहा है, इस वाले में दिखेगा, है ना। यहाँ पर जो है कि आपको क्या होता है, यहाँ पर जो है कि आपको फेरिंग्स जो है कि आपको होता है ना। फेरिंग्स वह बिंदु है, वह मीटिंग पॉइंट है जहां पर नोजल कैविटी माउथ कैविटी दोनों आकर जो है कि आपको आकर एक जगह मिलता है। वह स्थान कौन सा है? वह स्थान जो है कि आपको फेरिंग्स होता है। और फेरिंग्स के बगल में ही एक इपीग्लॉट्स जो है कि आपको पाया जाता है। और यही इपीग्लॉट्स वायु मार्ग को रास्ता देता है और खाना वाला मतलब फूड मार्ग को भी क्या देता है, रास्ता देता है। कभी कभी देखिएगा खाते खाते आपको हिचकी आ जाता है, हिचकी आने लगता है कभी कभी। एक एक होता है हिचकी आना, एक होता है सड़क जाना, ठीक है ना, दोनों बात होता है। जब आप ब्रेन में किसी चीज सोचिएगा और जब सोचिएगा ना, तो ये इपीग्लॉट ना, ये इपीग्लॉट आप ब्रेन में दूसरा सोच रहे हैं, खाना पर तो सोच नहीं रहे हैं। जब खाना पर नहीं सोच रहे हैं तो इपीग्लॉट जो है ना, यह बीच में खड़ा हो जाता है, बीच में न्यूट्रल जो है कि आपको हो जाता है। इसको पते नहीं चलने देता है कि हम इसको फूड पाइप में खाना जो खा रहा है उसको भेजे, या हम आपको किसमें भेजे, वायु वाले पाइप में भेजे। ये अपने आप को खड़ा जब कर देता है ना, तो देखिएगा आपका हिचकी आ जाता है। देखिएगा कभी कभी खाना रुक जाता है, खाना आप नहीं खा पाइएगा, तो फिर क्या करते हैं, फिर पानी पीते हैं, तो पानी के साथ जो है कि फिर क्या होता है, खाना जो है कि आपको अंदर जाता है, तब जाके हिचकी ये क्या होता है, बंद जो है कि आपको होता है। तो यह काम होता है, यह काम होता है इपीग्लॉट्स का। इपीग्लॉट्स क्या करता है, जब खाना जाता है ना, तो वायु वाला पाइप को क्या करता है, जाम कर देता है। जब वायु जाता है ना, तो खाना वाला पाइप को जो है कि आपको क्या कर देता है, जाम कर देता है। कभी कभी ऐसा होता है ना कि देखिएगा, कभी कभी ऐसा होता है कि खाना जा रहा है तो खाना वाला पाइप में जाना चाहिए, फूड पाइप में जाना चाहिए। अब इपीग्लॉट से काम न करके ये फूड पाइप को खोलने के बजाय यह क्या करता है, फूड पाइप को जाम कर देता है। और जैसे ही फूड पाइप को जाम करता है ना, तो वायु वाला पाइप में क्या चल जाता है, खाना चल जाता है। और जैसे ही वायु वाला पाइप में खाना जाता है, तो
लंग्स को लगता है कि हमको तो चाहिए वायु, हमको कोई सॉलिड भाग रहा है, तो ये क्या करता है, पीछे से एकदम पूरा प्रेशर के साथ उछाल मारता है। तो जैसे ही पूरा प्रेशर के साथ जो है कि उछाल मारता है फेफड़ा, वैसे ही क्या होता है कि आपका खाना उना देखिएगा तो मुंह में है, नाक में है, सब में है, जो है कि आपको निकल जाता है, निकलता है ना सरकने पे। तो यही कारण होता है जिसके कारण खाना जो है कि आपको सरकता है। और सरकना और हिचकी का आना दोनों का जिम्मेदार कौन है, इपीग्लॉटिस है। और इपीग्लॉटिस को कौन कंट्रोल करता है, तो इपीग्लॉटिस को ब्रेन कंट्रोल करता है। क्लियर हो गया, ब्रेन जो है कि आपको कंट्रोल करता है। क्लियर है मंडूला बात, आगे चलें। हाँ, अब ब्रेन का कौन सा भाग, तो ब्रेन का मेडुला ऑब्लंगाटा नाम का भाग जो है कि आपको करता है। एक क्लियर हो क्वेश्चन गया, आया था सेट अब में आगे सर चलिए, इसी से, बोलिए। लिखा था सर निश्वासन के दौरान वायुमंडलीय दाब फेफड़े के दाब से क्या होना चाहिए, कम या अधिक? अच्छा, निश्वसन मतलब कि देखिएगा कहा गया श्वसन में, सांस लेना। अब देखिए, अब जरा निकालिए परसेंट, है ना, परसेंटेज देखिए, ये वायुमंडलीय दाब से अधिक दिख रहा है कि कम दिख रहा है ना। इस सब में आपको दिख रहा होगा कि ऑक्सीजन लेवल जो है कि आपको कम हो गया है, इधर CO2 का लेवल जो है कि आपको बढ़ गया है ना। लेकिन लेकिन देखिएगा CO2 वायुमंडल में कितना परसेंट है, वायुमंडल में CO2 0.03% जो है कि आपको है ना। लेकिन जब हम लोग छोड़ रहे हैं तो CO2 का परसेंटेज क्या दिख रहा है आपको, बढ़ बढ़ा रहा हुआ जो है कि आपको दिख रहा है। तो वायुमंडलीय दाब जो है कि इससे क्या हो जाएगा, अधिक जो है कि आपको होना चाहिए, अधिक, है ना। हाँ, अधिक जो है कि आपको होना चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे आइए, सर उसमें तो देखिएगा। कम लिया था, दिया था कि अब ये है आपका वायुमंडलीय दाब लैरिंग्स, फेफड़े के ये दाब से कम लैरिंग्स होना के चाहिए। नीचे जो है ना, ये हाइलम नाम का कार्टिलेज का जो है कि फिर से क्वेश्चन पढ़िए तो एक बार, क्या बोल रहा है क्वेश्चन। सर निश्वासन दिया था के दौरान क्वेश्चन एक बार वायुमंडलीय फिर पढ़िए दाब ना, फेफड़े आवाज के नहीं आ रहा है। दाब, आ रहा है हेलो, सर, मेरा आवाज आ रहा है? निश्वसन, निश्वसन सांस को, है ना। हाँ ठीक है, आ रहा है। निश्वसन मतलब सांस को अंदर ले रहा है कि बाहर ले रहा है, एक है निश्वसन है, एक है सर बाहर निःश्वसन है। निश्वासन अब है, कौन सा बाहर है भेज तो रहा देखिए, है, बाहर छोड़ कैसे रहा है। वाला लिखा है, देखिए स्क्रीन देखिए। अच्छा, बाहर भेज रहा है, एक्सप्रेशन, अच्छा यस, बाहर छोड़ रहा है, अच्छा ठीक है, बाहर छोड़ रहा है। निःश्वसन में वायुमंडलीय दाब, है ना, वायुमंडलीय दाब फेफड़ा के फेफड़े दाब की से दाब क्या की बोल रहा है, क्या कम होना होता है। चाहिए? यस, कम दिया था उसमें, यही क्वेश्चन पूछा। फेफड़े के दाब से जो है, वायुमंडलीय दाब, वायुमंडलीय दाब फेफड़े के दाब से कम होता है, कम होता है। तो यहाँ पर तो CO2 लेवल खाली बढ़ेगा, नाइट्रोजन सेम ही है, और ऑक्सीजन जो है कि आपको घट रहा है ना। ऑक्सीजन जो है कि आपको घट रहा है ना, घट रहा है। ऑक्सीजन के आधार पर लिया है क्या, तो ठीक है, इसको देख लेंगे, है ना, देखना सर पड़ेगा रक्त दाब कैसे जो इसका आंसर होता है ना, निकाला उसके बारे में तो नहीं बोल रहे हैं। फेफड़े का जाए। रक्त दाब। दाब, वहाँ रक्त का नहीं, कहाँ है, निश्वासन उसमें हुआ है, ब्लड अच्छा, से थोड़ी। ऐसे भी मतलब बॉडी का निःश्वासन ठीक है मतलब सर, सांस को बाहर निकलना। बाद में बता दीजिए। देख लेंगे उसको कैसे, किस आधार से उसको लिया है ना, किस आधार से लिया है तो उसको देख के बता देंगे। ठीक है, आगे देखिए, आगे ये हम आपको क्या बताए हैं, लैरिंग्स। ये लैरिंग्स जो होता है ना, यहाँ कार्टिलेज पाया जाता है, हड्डी होता है मजबूत, कार्टिलेज क्या होता है, कार्टिलेज जो है कि आपको मुलायम जो है कि आपको होता है। तो यहाँ पर एक कार्टिलेज नाम का जो है कि आपको, जिस कार्टिलेज का बना होता है, यह हाइलम नाम का कार्टिलेज जो है कि आपको होता है। और लैरिंग्स को ही क्या कहते हैं, लैरिंग्स को ही वॉइस बॉक्स के नाम से जो है कि आपको जाना जाता है। ये अगर खराब हो तो बैठ जाएगा, है ना। लैरिंग्स के ऊपर ही जो है कि आपको सारा का सारा जो है कि आपको कंट्रोल जो है कि आपको होता है, लैरिंग्स। और यही लैरिंग्स जो है कि आपको पक्षी का जो आवाज होता है ना, वो किस कारण होता है, तो सैरिंग्स के कारण जो है कि आपको होता है, किसके कारण, सैरिंग्स के कारण। उसके बाद आता है, उसके बाद आता है फेफड़ा। देखिएगा, फेफड़ा, ये लेफ्ट साइड का फेफड़ा हुआ और ये राइट साइड का फेफड़ा हुआ। देखिएगा, लेफ्ट वाला में दो ही लोब बना हुआ है, संख्या नंबर 1 और संख्या नंबर 2, जबकि
राइट वाला में राइट देखिएगा, राइट वाला में कितना लोब है, राइट वाला में 3 लोब जो है कि आपको बना हुआ है, मतलब 3 कैबिनेट है राइट वाले में, और लेफ्ट वाले में कितना कैबिनेट, दो। 2 कैबिनेट। मतलब टोटल की बात करेंगे, टोटल कितना हो गया, हाँ। लोब की संख्या कितनी हो गई, टोटल लोब की संख्या जो है कि आपको 5 जो है कि आपको हो गया, ठीक है, 5 हो गया। अब बात को समझिएगा, देखिएगा, अब जरा बातों को समझिएगा। देखिए था, ये था आपका ट्रैकिया, क्या था, ट्रैकिया। ट्रैकिया के नाम पर एक हम आपको बताए थे, एक हाइलम नाम का क्या पाया जाता है, हाइलम नाम का एक कार्टिलेज जो है कि आपको पाया जाता है। ट्रैकिया के बाद जो है कि जो बड़ा वाला ये निकल रहा है, देखिएगा हम आपको बताते हैं, जो ये बड़ा बड़ा जो आपको निकल रहा है, ये जड़े, जो बड़ा बड़ा जड़े दिखाई दे रहा है ना आपको, यस बड़ा सर। बड़ा जड़े, इसको, इस बड़ा वाला जड़े को हम लोग जो कहते हैं ना, इसको कहते हैं ब्रोंकियाई कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्रोंकियाई कहते हैं। देखिए, और इस ब्रोंकियाई से देखिएगा, अब इस बड़ा बड़ा जड़े क्या पतला पतला जड़े निकला हुआ है, निकला है पतला पतला जड़, बड़ा बड़ा जड़ से, है ना, ये पतला पतला जो है कि आपको जड़ निकला हुआ है। इस पतले पतले जड़ को ब्रोंकियोलस नाम से जानते हैं, ठीक। और इस पतले पतले जड़ के अंतिम पर एक गुच्छा नुमा आकृति पाया जाता है। कैसा नुमा, बॉल नुमा, गुच्छा नुमा आकृति पाया जाता है। इसी बॉल नुमा आकृति को हम लोग क्या कहते हैं, इसी बॉल नुमा आकृति को हम लोग एल्वोली के नाम से जानते हैं। तो सांस अंतिम रूप से कहाँ जाता है, तो सांस अंतिम रूप से जो है कि आपको एल्वोली तक जो है कि आपको जाता है। एल्वोली को अभी दिखा रहे हैं, एल्वोली क्या था, देखिएगा, यहीं पर तो था फोटो, अच्छा आगे होगा नहीं है, यहाँ देखिएगा, ये है क्या है, ये एल्वोली दिख रहा है, एल्वोली। और यही एल्वोली के अंदर देखिए, तो इस एल्वोली के अंदर जगह है क्या सांस को भरने के लिए, गुच्छा टाइप का, बॉल टाइप का है, इसमें हम अगर कुछ चीज को रखेंगे तो आ सकता है। तो इसी के अंदर वायु जो है कि आपको जाता है, और इसी एल्वोली में नसें आई रहती है, शुद्ध रक्त की नसें आई रहती है और अशुद्ध रक्त की नसें आई रहती है। कहाँ पर आता है शुद्ध और अशुद्ध रक्त का नशा, यही जो है कि आपको एल्वोली के पास जो है कि आपको आता है। देखिएगा, एल्वोली पर आएंगे थोड़ा देर में, यहाँ पर आते हैं, हम आपको क्या बताएं, ये है आपका, क्या है, यह आपका जो है कि आपका फेफड़ा है, हम फेफड़ा है। देखिएगा, फेफड़ा में हम आपको बताए हैं कि कितना चेम्बर, चेम्बर की संख्या कितना, 5 चेम्बर होता है। लेफ्ट वाला में चेम्बर कितना होगा, लेफ्ट वाला में 2 चेम्बर होगा। राइट वाला में कितना होगा, राइट वाला में 3 चेम्बर होगा। टोटल चेम्बर की संख्या कितनी होती है, 5 होती है। लेफ्ट वाला ये है, राइट वाला ये है। लेफ्ट वाला में 1 नंबर चेम्बर, 2 नंबर चेम्बर, राइट वाला में 3 नंबर चेम्बर, 4 नंबर चेम्बर और 5 नंबर चेम्बर। दिख रहा है आपको, देखिएगा। हुआ क्या था, तो कोरोना में इसका भी तो बहुत इधर लोग है, ये नहीं काउंट करेंगे, नहीं लेफ्ट कहाँ वाला है, साफ साफ दिख रहा है कि 3 भाग में बटा हुआ है, 2 भाग में बटा हुआ है, ये कहाँ नहीं, 3 भाग इधर में वाला बटा नहीं, हुआ है, साइड में नहीं, इधर है, नहीं 1 2 इधर ये 3 जो नहीं है हो जाएगा। एगो लाइन नहीं, एगो लाइन एगो भाग है, ठीक है। और एगो पूरा लाइन, ये पूरा जो है कि आपको क्या है, एगो भाग है। तो एगो पूरा एगो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 3 गो लाइन है, एगो तो ई हो गया, दूसरा जो है कि आपको कौन हो गया, ई हो गया, और तीसरा ई वाला हो गया, है ना। 3 गो जो है कि आपको यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2 गो लाइन पर होगा, फिर से मिटा देते हैं, अच्छा से देख लीजिए, देखिए आपको समझ में आ जाएगा। देखिए अब दिख रहा होगा, ठीक है। कोरोना तो सुने ही होंगे, सबको कोरोना परेशान किया है, बहुत सारे लोग अपना अपना को भी खो दिए कोरोना में। देखिएगा, तो कोरोना ना हुआ है, आपको बता देते हैं। हम आपको क्या बताया है कि इसके आखिरी सिरा पर गुच्छा नुमा आकृति पाया जाता है। इस गुच्छा नुमा आकृति को हम लोग क्या कहते हैं, एल्वोली कहते हैं। यही ना बताएं, एल्वोली कहते हैं, यही बताया ना, एल्वोली कहते हैं। आगे देखिएगा, समझिएगा बातों को। गुच्छा नुमा आकृति को क्या कहते हैं, एल्वोली जो है कि आपको कहा जाता है। अच्छा देखिए, तो कितना लोब है यहाँ पर, लोब की संख्या कितना है, लोब की संख्या 5, कितना, 5 लोब, 5 लोब। क्या हुआ था, जरा बातों को समझिएगा। एक लोब के लिए 5 रेटिंग दिया गया था, एक लोब के लिए कितना पॉइंट, 5 पॉइंट। तो 5 लोब है, तो 5 गुने 5 कितना पॉइंट होगा, 25 पॉइंट। एक लोब के लिए कितना पॉइंट, 5 पॉइंट।
अब 5 लोग के लिए कितना पॉइंट? 50, 25 पॉइंट, 25 पॉइंट। होता क्या है कि बहुत सारे लोगों को सुने होंगे कोरोना हुआ, आदमी सीरियस हुआ, फिर बच भी गया। बहुत सारे लोगों को सुने होंगे कोरोना हुआ, सीरियस हुआ, मर भी गया, सुने होंगे, है ना? या यस कोरोना सर। हुआ, हो गया, कुछ दिन में आदमी मर गया, है ना? सुने होंगे। अब क्या होता है जरा समझिए। इस 5 गो इसका चेंबर है, अलग अलग 5 गो इसका लोब है। अब यहाँ पर देखा जाता था, कोरोना के लिए एक टेस्ट किया जाता था, जिस टेस्ट का नाम था, कौन सा टेस्ट होता था कोरोना में? आरटीपीसीआर, यस सर। आरटीपीसीआर, रिवर्स आरटीपीसीआर। ट्रांसक्रिप्शन उसी में होता था। आरटीपीसीआर टेस्ट जो है कि आपको होता था, और इसका फेफड़ा का एक हाईली इमेज, है ना, फोटोग्राफी सोनोग्राफी से करके जो है कि आपको देखा जाता था। और उसमें क्या देखा जाता था कि 5 गो लोब है ना, 5 गो लोब में से कितना लोब में फेफड़ा जो है कि आपको क्या कर दिया, सॉरी, कितना लोब में, कितना लोब में, है ना, कोरोना इफेक्ट जो है कि आपको किया है। अगर मान लेते हैं कि इसके पास 5 लोब है, कितना लोब है? 5 लोब हर एक के पास होता है। अगर किसी के 2 लोब में इफेक्ट है तो 2/5 लिखाएगा कि नहीं लिखाएगा? अब किसी का 3 लोब में इफेक्ट है तो टोटल लोगों की संख्या 5, कितना में इफेक्ट है? इफेक्ट है आपको 3 3 बटा गो में जो है कि 5। आपको इफेक्ट किया हुआ है ना? तो यही जो है कि आपको है, किसी किसी का 4/5 हो जाएगा, तो इसका सारा लोब, 4 गो लोब तो इसका इफेक्टेड है। एक गो लोब कितना सांस लेगा? सांस नहीं लेगा तो इसको क्या करेगा? जबरदस्ती इसको सांस धकेलेगा। और जबरदस्ती सांस धकेलना मतलब आदमी को वेंटिलेशन पे चढ़ाना। वेंटिलेशन पर आदमी जिंदा नहीं रहता है, समझिएगा। उसका सांस को जबरदस्ती उसको दिया जाता है, उसको जिंदा रखने के लिए, है ना? वेंटिलेशन पर गया मतलब समझिए कि अंतिम रूप से खत्मे मानिए उसको, है ना? जब उसका निकाल देगा ना, 1 आध 2 घंटा बाद वो आदमी खत्म जो है कि आपको हो जाएगा, ठीक है, खत्म हो जाएगा। तो यही में होता था क्या कि देखा जाता था कि किसी का इक्के गो लोब में इफेक्ट पड़ल है, तो क्या एगो लोब में इफेक्ट पड़ रहा है तो इसका 4 गो लोब सही है तो इस सांस जो है कि आपको ठीक ठाक ले लेता। जिसका 2 गो इफेक्ट है और 3 गो सही है तो सांस लेकिन ठीक ठाक लेता। लेकिन जिसका 3 गो इफेक्ट हो जाएगा उसे सांस जल्दी ले आएगा नहीं, वो सांस नहीं ले पाएगा। तो उसके लिए ऑक्सीजन पर उसको रखा जाता था, वेंटिलेशन पर उसको रखा जाता था। 4 गो खराब है तो और ज्यादा गढ़ा स्थिति है। तो यही आपका लोभ के आधार पर कोरोना का जो है कि आपको आदमी का जो मरा और जिया इसी पर। अगर किसी का इक्के को जो है कि लोभ इफेक्ट है तो एक तो बचने की संभावना ज्यादा है, 2 गो है तो थोड़ा सा कम है। जितना ज्यादा लोभ होगा इफेक्ट, उतना ज्यादा बचने की संभावना क्या होगा? उतना ज्यादा बचने की संभावना जो है कि आपको कम जो है कि आपको होगा। कब? कोरोना में जो है कि आपको होता था, ठीक है, कोरोना में जो है कि आपको होता था। तो यही जो है कि आपको लोभ है। इस लोभ के अंतिम पर देखिएगा तो यहाँ पर गुच्छानुमा आकृति है ना? इसी गुच्छानुमा आकृति में होता क्या था कि यहाँ तो खाली है ना, यहाँ कोरोना का वायरस जाके क्या कर देता था? अपने आप को भर देता था। अच्छा, तो यहाँ खाली होगा तभी ना यहाँ पर सांस आएगा। जब कोरोना का वायरस आके खुद ही इसको भर देगा। ये जब भरा हुआ कोई चीज रहेगा, आपका पेट खाली रहेगा तभी ना आप खाना खाइएगा। और जब आपका पेट भरा हुआ है तो आपको कितना भी अच्छा खाना दे देगा तो खाना खा पाइएगा? नहीं खा पाइएगा। तो यहाँ सांस कब लेगा? जब ये गुच्छानुमा आकृति खाली रहता तभी तो सांस लिया जाता। जब ये खाली है ही नहीं तो क्या इसमें सांस लिया जाता? इसमें सांस नहीं लिया जाता। इसको जबरदस्ती यहाँ पर सांस को धकेला जा रहा था। तो यही आपको क्या होता था, यही जो है कि आपको इस सब जो है कोरोना का वायरस आकर ये सबको क्या कर देता था? लोभ के एल्वोली को फुल जो है कि आपको कर देता था। आपको समझ में आ गया होगा कि क्या हम कहना चाह रहे हैं, ठीक है? सर कोरोना एगो तो नाम है, है। वो जो होता है बोलिए। नमोनिया सबसे ज्यादा इसी को प्रभावित करता है ना बच्चों में। निमोनिया फेफड़ा को करता है, और निमोनिया फेफड़ा में जो है कि आपको करता है ना, तो फेफड़ा को एल्वोली भाग को, फेफड़ा में मुख्य रूप से पूरा होल फेफड़ा को हम लोग देख रहे हैं। आप लोग होल फेफड़ा को ही बता देता है, लेकिन फेफड़ा को भी हम अंदर तक घुस के, एल्वोली सबसे लास्ट पॉइंट हुआ फेफड़ा का, यहीं पर सांसों का आना और रुक जाना होता है। इसके आगे सांस नहीं बढ़ता है, ठीक ना? यहाँ के बाद ब्लड से ऑक्सीजन ले लेगा, फिर आगे की क्रिया हम आपको बताएंगे, ठीक है? एक नाम सुने होंगे, टीबी नाम का रोग। टीबी नाम सुने? टीबी नाम के रोग में जो है कि आपको इसमें फेफड़ा प्रभावित होता है, और इस फेफड़ा के एल्वोली में छेद हो जाता है। इस फेफड़ा के एल्वोली में क्या हो जाता है? छेद हो, और जैसे यहाँ से जो ब्लड आई है, यहाँ देखिएगा, इसमें ब्लड आपको दिखेगा, ब्लड नस यहाँ पर आया, ठीक है? ब्लड नस यहाँ लाल और ब्लू कलर का ब्लड का नस पूरा एल्बो को घेरा हुआ है।
यहाँ से क्या होता है, खांसते खांसते आदमी को मुंह से ब्लड आ जाता है। एस्बेस्टस नाम का जो है एक कंपनी होता है जो एस्बेस्टस बनाती है, घर में करकट लगता है उसको एस्बेस्टस के नाम से जानते हैं। यह सीमेंट उद्योग में काम करने वाले मजदूर को जो है कि उसके धूल कण से क्या हो जाता है, यही एल्बोली पूरा पूरा जो है कि आपको जाम हो जाता है। और जब एल्बोली जाम हो पाएगा, क्या सांस आप ले सकते हैं? सांस आप जो है कि आपको नहीं ले सकते हैं, है ना, बिल्कुल जो है कि सांस आप नहीं ले सकते हैं। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर जो है कि नस आया हुआ है, एक शुद्ध रक्त आया हुआ है, दूसरा अशुद्ध रक्त आया हुआ है। ब्लू वाला जो पाइप है वो कैसा रक्त वाला, शुद्ध है कि अशुद्ध रक्त, बताइए। ब्लू वाला जो है कि आपको जो नस दिख रहा है वो जो है कि आपको अशुद्ध रक्त जो है कि आपको होता है। नहीं, ब्लू वाला शुद्ध होता है, रेड वाला क्या होता है, रेड वाला जो है कि आपको अशुद्ध जो है कि आपको होता है। ठीक, अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर क्या आया है, वायु पहुंचा हुआ है, कहाँ पर, एल्वोली तक वायु पहुंचा हुआ है ना। अच्छा, रक्त कैसे शुद्ध होता है? जब रक्त में किसकी मात्रा मिल जाती है तो रक्त शुद्ध हो जाता है। रक्त में ऑक्सीजन की ज्यादा। ऑक्सीजन की मात्रा का मिल जाती है तो रक्त क्या हो जाता है, रक्त शुद्ध हो जाता है। अच्छा बताइए, तो जब हम लोग सांस ले रहे थे तो यहाँ तक तो आया हुआ है ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन कितना परसेंट आया हुआ है यहाँ तक, एल्वोली तक? 21%। 21% आया हुआ है। लेने में हम लोग कितना लिए थे, 21% जो है कि आपको लिए थे। और 21% में से 4% ये ऑक्सीजन को ले लेता है, तो बचता है तो कितना बाहर निकलता है, 17% जो है कि आपको बाहर 17%। निकलता है। देखिएगा, होता क्या है कि रक्त में होता है हीमोग्लोबिन। क्या होता है रक्त में? रक्त में होता है हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन जो है ना, वो ऑक्सीजन की पहचान करता है। किसकी पहचान करता है? ऑक्सीजन की पहचान करता है। तो हीमोग्लोबिन, रक्त के अंदर हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन जो पहचान करता है वो ऑक्सीजन की पहचान करता है। और रक्त में यहाँ पर एल्बोली में नसें आई हुई है, नस है तो खून होगा, नस है तो खून होगा ना जी, खून यस होगा। सर। यहाँ से जो है कि आपको क्या करता है, अशुद्ध रक्त जो होता है जिसमें CO2 की मात्रा होती है, उसमें से अशुद्ध रक्त में CO2 की मात्रा को छोड़ता है और ऑक्सीजन को उठाते हुए क्या चल जाता है, लेकर जो है कि आगे बढ़ जाता है। लेकिन क्या होता है ना, कभी कभी हीमोग्लोबिन जो है कि ऑक्सीजन से ज्यादा जो है कि पसंद किसको करता है, CO को करता है, कार्बन कार्बन मोनोऑक्साइड। मोनोऑक्साइड को करता है ना। होता क्या है कि कार्बन मोनोऑक्साइड जब जब इसको मिलता है ना, तब तब ये क्या करता है, ऑक्सीजन को छोड़ता है और कार्बन मोनोऑक्साइड को उठाना शुरू कर देता है ना, उठाना जो है कि आपको शुरू कर लेता है। तो इसी के कारण देखिएगा तो आपको घर में कहा जाता है कि आपको लकड़ी जलावन ये सब रात को धुआं नहीं करके सोने के लिए है, कि धुआं में क्या पाया जाएगा, धुआं में पाया जाएगा CO पाया जाएगा। ऑक्सीजन भी मिलेगा तो अगर CO मिलेगा तो ऑक्सीजन को छोड़ देगा, किसको उठा लेगा, CO को उठा लेगा, है ना। इसीलिए कहा जाता है धुआं करके आपको नहीं सोने के लिए जो है कि आपको कहा जाता है। क्लियर हो गया बात, आगे चलते हैं। अब यहाँ से जो है कि आपको CO को उठाया और उठाने के बाद जो है कि आपको ले गया कहाँ पर, सेल के अंदर। इसके अंदर होता है माइट्रोकॉन्ड्रिया। माइट्रोकॉन्ड्रिया में कैसी श्वसन होती है, ऑक्सी की अनऑक्सी, ऑक्सी। माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सी श्वसन होती है। और ऑक्सी श्वसन के स्वरूप है ना, 38 ATP से एक ग्लूकोज का क्या करता है, एक ATP का निर्माण। क्या आपको निर्माण करता है। 38 ATP से एक ग्लूकोज का क्या करता है, एक ग्लूकोज का निर्माण करता है। और वहीं पर एक साइकिल चलता है जिसको हम लोग क्रेब्स साइकिल के नाम से जानते हैं। और ये क्रेब्स साइकिल जो है कि क्रेब्स नामक विद्वान के द्वारा खोजा गया। और क्रेब्स साइकिल के दौरान पूछेगा कौन सा गैस का उत्सर्जन होता है, मतलब कि निकलता है, तो क्रेब्स साइकिल के दौरान CO2 गैस निकलता है। कौन सा गैस निकलता है, CO2 गैस जो है कि आपको निकलता है। और यही CO2 जो है कि आपको 4% ब्लड के साथ घूमता है और फेफड़ा के एल्वोली तक जाता है। और जब जो है कि आपको फेफड़ा तक एल्वोली तक जाके छोड़ देता है, और यही बाहर निकलने समय जो है कि आपको 4% जो है कि आपको क्या होता है, 4.6% जो है कि आपको बाहर निकल जाता है, क्या, CO2 बाहर आपको निकल जाता है ना। ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया है ना, यह जो है कि माइटोकॉन्ड्रिया में जो है कि आपको होती है, सेल के अंदर जो है कि आपको होती है। बात समझ में जो है कि आपको आ गया होगा। अब आइए बुक पर, सारा थ्योरी हम आपको बढ़ा दिए हैं। अब जितना सब कुछ देखिएगा एकदम दे दनादन आपका प्रश्न बनेगा। चले हम बुक पर आते हैं, आधा घंटा मोटा मोटी थ्योरी चलिए। आइए। आइए देखिएगा, आप सब क्वेश्चन बनेगा, है ना।
अधिकतर जो है कि आपको कीट किस प्रकार के शोषण करते हैं, तो श्वास नली से जो है कि आपको करते हैं, श्वास नली प्रणाली के द्वारा जो है कि आपको करते हैं, है ना। आगे देखिएगा, शीत निद्रा। शीत निद्रा के दौरान मेढक, है ना, शीत निद्रा के दौरान मेढक किस अंग का प्रयोग करता है, तो शीत निद्रा मतलब कहते हैं मेढक जो है कि भूमि के अंदर चला गया, तो भूमि के अंदर जब चला गया तो किससे करेगा, त्वचा से जो है कि आपको करेगा। यातायात पुलिस, है ना, यातायात पुलिस शराब के नशे वाले व्यक्ति को सांस की जांच करने में किस गैस का मिश्रण का प्रयोग करता है, तो पोटेशियम डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग करता है। यही मशीन जो है कि आपको कहता है कि मुंह में लगा के फूको, और इसी में ये रहता है, जैसे ही फूकिएगा ना वह मशीन जो है कि आपको बता देगा, अपना रंग को बदलेगा, वैसे ही बता देगा कि आप शराब जो है कि आपको पिए हुए हैं। चलिएगा, ब्रीथिंग। स्वच्छवास मतलब ब्रीथिंग में बाहर निकलने वाली वायु में ऑक्सीजन कितनी मात्रा में होती है, अभी जस्ट बताए हैं, ऑक्सीजन कितना परसेंट होता है, 17% जो है कि आपको होता है। और श्वसन में रुधिर में कौन सा घटक O2 का अवशोषक होता है, तो O2 का अवशोषक कौन होता है, आरबीसी। और आरबीसी तो ऊपर दे दिया, आरबीसी के अंदर कौन, आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन ये किसकी पहचान करता है, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन की पहचान जो है कि आपको करता है। आगे चलते हैं, वायवीय श्वसन में पेशीय को कोशिकीय ग्लूकोज को किसमें जो है कि आपको परिवर्तित होकर ऊर्जा उत्पादित करता है, तो ये किसमें परिवर्तित होता है, लैक्टिक अम्ल में जो है कि आपको परिवर्तित जो है कि आपको होता है। और भोजन निगलने समय श्वसन मार्ग किस अंग द्वारा जो है कि बंद हो जाता है, तो भोजन निगलने समय श्वसन मार्ग में कौन सा अंग बंद कर देता है, एपिग्लोटिस। बताए इसके बारे में, एपिग्लोटिस काहे के लिए हिचकियाता है, काहे के लिए जो है कि आपको ये आता है ना। फेफड़ों में गैसों का आदान प्रदान किसके माध्यम से होता है, तो यही रुधिर के माध्यम से होता है। रुधिर का मतलब होता है ब्लड, खून जो है कि आपको होता है। क्रेब्स साइकिल की क्रिया कोशिकांग कहाँ संपन्न होती है, तो क्रेब्स साइकिल कहाँ चलता है, जस्ट बताया, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ऑक्सीश्वसन की क्रिया कोशिका के किस भाग में होता है, तो ऑक्सीश्वसन जो है कि आपको कोशिका द्रव और माइटोकॉन्ड्रिया में जो है कि आपको होता है। ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया में ऑक्सीश्वसन और अनऑक्सीश्वसन का सामान्य जो है कि आपको चरण जो है कि आपको माना जाता है। श्वसन द्वारा उत्पन्न ऊर्जा का संचय किस रूप में जाना जाता है, तो श्वसन के द्वारा ऊर्जा उत्पन्न करता है उसे एटीपी के रूप में जो है कि आपको जाना जाता है। पहाड़ों पर रहने वाले में आरबीसी की संख्या में क्या होती है, आरबीसी की संख्या अधिक होती है, क्योंकि पहाड़ों पर वायु का कम जो है कि आपको क्या होता है, संघनित जो है कि आपको होता है, दबाव वहां पर कम जो है कि आपको होता है। कार्बोहाइड्रेट और वसा उपापचय में प्रमुख अंतिम उत्पाद क्या होता है, तो CO2 और कौन सा अम्ल, पायरुविक अम्ल जो है कि आपको होता है ना। क्या बोलता है, अवायवीय श्वसन में कौन सी प्रक्रिया होती है, तो अवायवीय श्वसन में ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया जो है कि आपको होती है। और मानव में श्वसन दर प्रति मिनट कितना बार, 1 मिनट में 12 से लेकर 15 बार हम लोग क्या करते हैं, 16 से 18 सांस लेते 16 से 18, हाँ वही वही लिया है, एवरेज ओवरऑल एवरेज जो है कि आपको लेके दिया है, इतना क्लोज ऑप्शन नहीं देता है ना। आगे देखिएगा, एक स्वस्थ व्यक्ति जो है कि आपको हृदय के धड़कन जो है कि औसतन 1 मिनट में कितना बार धड़कता है हृदय, 72 बार। 1 मिनट में 72 बार। आज सब समय का पूछेगा तो 0.8 सेकंड में एक बार धड़कता है, कितना सेकंड में, 0.8 सेकंड में एक बार जो है कि आपको धड़कता है। आगे देखिएगा, ग्लाइकोलाइसिस में अंत में ग्लूकोज पायरुविक अम्ल में क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। ग्लाइकोलाइसिस में एंजाइम कहाँ पाए जाते हैं, तो कोशिका द्रव में जो है कि आपको पाए जाते हैं। और किस कारण से ऊतकों में ऑक्सी हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन से निकलकर ऊतक द्रव में जो है कि आपको जाता है, तो CO2 की कमी और CO2 की अधिकता के कारण ऐसा होता है। फेफड़ा के कुपिकाओं मतलब कुपिकाएं का मतलब क्या हो गया, फेफड़ा के कुपिकाएं का मतलब हो गया एल्वोली। एल्वोली में गैसीय विनिमय किस प्रकार होता है, तो सक्रिय ट्रांसपोर्ट के माध्यम से जो है कि आपको होता है। और मानव शरीर में श्वसन केंद्र जो है कि आपको कहाँ स्थित है, तो मेडुला ऑब्लंगाटा और पोन्स में। यही जो है कि श्वसन का केंद्र किसको नियंत्रित करता है, तो मेडुला ऑब्लंगाटा ब्रेन का, और पोन्स जो है कि ब्रेन का भाग जो है कि आपको करता है। आगे चलते हैं, अगला है कि फेफड़ों के ऊपर का आवरण किसका बना होता है, तो प्लूरल मेम्ब्रेन का जो है कि आपको बना होता है। और सर्वाधिक CO2 का परिवहन जो है कि आपको किसके रूप में होता है, तो कार्बोहाइड्रेट के रूप में जो है कि आपको होता है। और क्रेब्स चक्र में ग्लूकोज के एक अणु कितने ATP अणु का निर्माण करते हैं, तो एक अणु ग्लूकोज का कितना ATP, 24 ATP अणुओं का निर्माण जो है कि आपको करता है। और ग्लाइकोलाइसिस चरण में कितने ATP अणुओं को शुद्ध लाभ होता है, तो
ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया के दौरान 2 एटीपी का जो है आपको क्या होता है, लाभ जो है कि आपको होता है। किण्वन फर्मेंटेशन अर्थात अनॉक्सी श्वसन की खोज सर्वप्रथम किसने किया था, लुईस पास्चर ने किया था। और किसमें किया था, ईस्ट में जो है कि आपको किया है। फेफड़ों सर तक ये अशुद्ध जो 24 है कि एटीपी थोड़ा आपको, बताइए ना सर। अच्छा 24 एटीपी, जरा सुनिएगा। अब आइए कहानी पर थोड़ा आते हैं। देखिए सबसे पहले हम आपको क्या बताए हैं कि एल्वोली से ऑक्सीजन को उठाएगा रक्त, और रक्त लेकर जो है कि आपको सेल के अंदर जाएगा। कहाँ जाएगा, सेल के सेल के अंदर अंदर। जाएगा। ठीक, सेल के अंदर जैसे ही घुसेगा वैसे ही जो है कि यहाँ पर एक प्रक्रिया शुरू होगी जिसको कहते हैं ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया। कौन सी प्रक्रिया, ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस। इस ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया सेल के अंदर जैसे ही पहुंचेगा, ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया शुरू होगी। और इस ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया में हमें जो है कि आपको कितना, तो हमें 4 एटीपी का निर्माण होगा। कितना एटीपी, 4 4 एटीपी का एटीपी। निर्माण जो है कि आप ग्लाइकोलाइसिस के इसमें दो फलस्वरूप खो कितना देते। एटीपी, 4 एटीपी का 4। निर्माण। अब जैसे ही 4 एटीपी का निर्माण हो गया वैसे ही अब क्या करेगा, अब सेल के अंदर जाएगा, सबसे पूछेगा आपको ऑक्सीजन चाहिए, आपको चाहिए, आपको चाहिए, आपको चाहिए। सब बोलेगा हमको नहीं चाहिए, लेकिन एक व्यक्ति बोलेगा कि हमको चाहिए। वो माइटोकॉन्ड्रिया कौन लिखते हैं। बोलेगा सेल के अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया बोलेगा कि हम तो ऑक्सीजन श्वसन करेंगे, हमको चाहिए। तो अब होगा क्या कि ऑक्सीजन श्वसन चाहिए। तो अब ये होगा कि ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया के दौरान ऑक्सीजन, ग्लूकोज को तोड़ा जाएगा। किसको तोड़ा जाएगा, ग्लूकोज ग्लूकोज। को तोड़ा जाएगा, है ना, तोड़ा जाएगा। तो ग्लूकोज को तोड़ने में जिस एनर्जी का खपत होगा उसी को कहते हैं। तो ग्लूकोज को तोड़ने में देखिए ग्लाइकोलाइसिस के फलस्वरूप जो है कि 4 एटीपी बना है, और इस ग्लाइकोलाइसिस में ग्लूकोज को तोड़ने में कितना एटीपी का खर्च होगा, 2 एटीपी का खर्च होगा। कितना एटीपी का, 2 2। एटीपी का खर्च होगा। तो आपसे पूछता है कि ग्लाइकोलाइसिस के प्रक्रिया ग्लूकोज को तोड़ने के बाद आपको कितना एटीपी का लाभ हो रहा है। तो 4 गो आपके पास पहले से था, 2 गो आप 2 यूज कर लिए, कितना का लाभ आपको बच गया, 2 एटीपी जो है कि आपको बच चुका है। कितना बचा है, 2 एटीपी जो है कि आपको बचा है ना। ठीक है, अब समझिएगा 2 एटीपी बचा। अब ग्लाइकोलाइसिस के फलस्वरूप जो है कि वहां पर देखिएगा, तो वहां पर यहाँ पर जो है कि आपको यहाँ ग्लूकोज बनेगा, और ग्लूकोज से अब होगा कहाँ पर, तो क्रेब्स साइकिल कहाँ चलेगा, माइटोकॉन्ड्रिया में चलेगा। माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में जैसे ही क्रेब्स साइकिल चलाएगा, वहां पर क्रेब्स साइकिल के दौरान ऊर्जा की प्राप्ति के लिए 18 दूना 36 एटीपी का निर्माण होगा। 2 ग्लूकोज से, 2 ग्लूकोज से कितना एटीपी, एक ग्लूकोज से 18 18 एटीपी 36 हो और दूसरे जाएगा। ग्लूकोज से 18 एटीपी, 36 एटीपी का जो है कि आपको निर्माण होगा। लेकिन इसका कहना है कि 36 में काम नहीं बनेगा, हमको कम से कम 38 एटीपी देगा, 38। तभी हम एक फ्रेश ग्लूकोज बना पाएंगे। तो देखिएगा 18 दूना 36 यहाँ पर है। ग्लाइकोलाइसिस के फलस्वरूप कितना एटीपी का लाभ हुआ था, तो 2 कितना बचा एटीपी का है, लाभ। 2 गो जो है कि आपको बचा हुआ है। तो 18 दूना 36 और 2 गो ये मिल जाएगा 38 एटीपी। और 38 एटीपी जैसे ही मिलेगा, एक ग्लूकोज क्या कर लेगा, एक नए निर्माण। ग्लूकोज का निर्माण जो है कि आपको कर लेगा, ऊर्जा की प्राप्ति कर लेगा। और हमारा शरीर असंख्य कोशिकाओं से बना हुआ है जिसकी आप गिनती नहीं कर सकते हैं, और हर कोशिका में यही क्या होगा, यही प्रक्रिया जो है कि आपको दोहराई जाएगी हर एक कोशिका में। तो इसी से हमें क्या होता है, ऊर्जा की प्राप्ति होती है। यही आपका पूरा का पूरा क्या है, पूरा सर का उसमें पूरा प्रोसेस। 24 एटीपी क्या दिया था, वही ना पूछे थे सर। कहाँ पर 24 दिया है, था नहीं सर, यही बुक कहाँ में। गया वो। वो सर यस सर। वो कैप्स चक्र में ग्लूकोज के एक अणु में कितने एटीपी के होते हैं वो बोल रहे हैं। वही 24 सर दिया था, इसलिए पूछे 24 कैसे हुआ। 24 ये सर एटीपी क्रेब्स का। चक्र ग्लूकोज के दौरान। वो सर कैप्स चक्र। क्रेब्स चक्र में ग्लूकोज के एक अणु से कितने एटीपी अणुओं का निर्माण होता है ना। तो 24 गुना 48 तब तो हो ये जाएगा, तो है 4 ना। होना चाहिए सर। 24 नहीं होना चाहिए, 4 होता था जिसमें 2 है ना। खर्च हो जाता था। रुक जाइए, एक बार चेक कर लेते हैं डाउट तो। अच्छा रुकिए ना, बता ही देते हैं। क्या बोला है, ग्लाइकोलाइसिस के चरण में कितने एटीपी का शुद्ध लाभ होता है ना। तो 2 यस सर। एटीपी का जो है कि आपको होता है ना। ये तो सही दिया है। क्रेब्स चक्र में ग्लूकोज के एक अणु से
ग्लूकोज के एक अणु अणु से कितने एटीपी जो है कि आपको निर्माण होता है? तो ग्लूकोज के एक अणु से, है ना, 2 एटीपी का निर्माण होगा। यहाँ पर दिया है, गलती दिया है, 24 देकर ना गलती कर दिया, यहाँ पर 2 एटीपी होगा, ठीक ना। 2 एटीपी अणुओं का निर्माण जो है कि आपको होगा, तभी ना जाकर होगा, है ना। सर 2 दो एटीपी को होगा। पायरुवीक अम्ल और एक में 18 और दूसरे में भी 18। हाँ हाँ, और वही ना, दो जो 2 लाभ हुआ एटीपी का जाता है वो 29 पायरुविक हो अम्ल, जाता है, है ना। एक ग्लूकोज P1 का और निर्माण। P2 पायरुविक अम्ल 1 और पायरुविक अम्ल जो है कि आपको 2, है ना, तब ना। सर नीचे दिया है ना ग्लाइकोलाइसिस चरण में कितने एटीपी अणु। नहीं ये तो सही है, ये तो ये ये ग्लाइकोलाइसिस में क्रेब्स चक्र ग्लूकोज वाला ग्लूकोज में चौबीस कितने दिया जो था। है कि ये आपको 36 है, तो के ये तो बाद 2 तो वाला सही है। दिया है। सही है, 36 2 सही है, ये 38। सही है, आगे चलो। जी हाँ वो तो सर। सही है, वह तो समझा रहे तो समझ। अच्छा। आइए आगे चलते हैं। अगला, फेफड़ा फेफड़ा द्वारा शुद्ध किया गया रक्त जो है कि आपको कहाँ जाता है? तो शुद्ध किया हुआ रक्त जो है कि आपको फुफ्फुस बायां दम में। आलिंद में किसके द्वारा पहुंचाया जाता है? तो फुफ्फुस धमनी के द्वारा जो है कि आपको पहुंचाया जाता है। और श्वसन गुणांक रेस्पिरेटरी जो है कि आपको क्वाड्रेंट का मानक किस यंत्र से जो है कि आपको किया जाता है? तो गेनाक श्वसन मापी के नाम से जो है कि आपको किया जाता है। और ऑक्सीजन की कमी के कारण शरीर के ऊतकों में ऑक्सीजन की कमी होना हाइपोक्सिया या अनोक्सिया जो है कि आपको कहलाता है। तो इसमें हाइपोक्सिया या अनोक्सिया में किसकी कमी हो जाता है? तो ऊतकों में ऑक्सीजन की कमी जो ऑक्सीजन है की कि कमी। आपको हो जाता है। और श्वसन क्रिया में वायु के किस घटक की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता है? तो नाइट्रोजन जाता है 78% और और आता भी कितना आता भी है परसेंट है? 78%। 78% जो है कि आपको है। इसके 78। इसमें जो है कि आपको कोई जो है कि आपको परिवर्तन हो रहा था क्या नाइट्रोजन में? नाइट्रोजन जितना जा रहा था उतना ही आ रहा था, इसमें कोई परिवर्तन जो है कि आपको नहीं हो रहा था। हाँ बोलिए। पाचन तंत्र अगला चैप्टर है, बोलिए। क्या पहले थ्योरी चले कि डायरेक्ट बुक चले, कैसा बोलिए? ना सर थ्योरी चलिए पहले। जब थ्योरी चलना है तो चेंज करना होगा डिस्प्ले। डाइजेस्टिव सिस्टम देखिएगा कौन तो सा वो सिस्टम है? हाइड्रोजन को दिखा डाइजेस्टिव। रहा था सर। हाइड्रोजन, नाइट्रोजन ना बोल रहा है, हाइड्रोजन कहाँ है? सर एच लिखा हुआ था अभी जो फोटो था अरे माइटोकॉन्ड्रिया। नाइट्रोजन था। ना नाइट्रोजन रहता वो अलग था, वो हाइड्रोजन रहता है, इसलिए जो है कि माइटोकॉन्ड्रिया H2 के नाम से जाके टूटते रहता है, वो जो दिखा होगा आप, है ना, वहां पर। पाचन तंत्र, है ना, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सॉरी डाइजेस्टिव सिस्टम जो है कि आपको होता है। देखिएगा मुख्य रूप से पाचन तंत्र में क्या क्या पढ़ना है? तो सबसे पहले हम लोग भोजन को खाते हैं, तो भोजन को खाते हैं मुंह में, तो मुंह में है जीभ है, लार ग्रंथि है, दांत है, और उसके बाद है कि आपको क्या, उसके बाद जो है कि फिर आगे का क्या है क्या। देखिए पहला जब हम लोग जो है कि आपको खाना खाते हैं तो मुंह में खाते हैं, मुंह को जो है कि ओरल कैविटी कहा जाता है। ओरल कैविटी के बाद जो है कि आपको फेरिंग्स आएगा, और फेरिंग्स के बाद जो है कि आपको इपीग्लॉट्स आएगा, और इपीग्लॉट्स जहां पर भोजन और पाइप, और जो है कि आपको किसका पाइप था? भोजन का पाइप और वायु का पाइप जहां मिल रहा था उसको इपीग्लॉट्स कहते थे, तो वहीं पर डिवाइड हो रहा था दोनों। उसके बाद ऑसोफेगस आएगा, ऑसोफेगस के बाद जो है कि आपको ऑसोफेगस को फूड पाइप कहते हैं, और इस फूड पाइप के माध्यम से भोजन कहाँ जाएगा? तो इसके माध्यम से भोजन जाएगा पेट के अंदर, स्टमक कहते हैं। पेट को क्या कहते हैं? पेट को स्टमक कहते हैं। जब जो है कि पेट में भोजन जाएगा, पेट के बाद भोजन जाएगा छोटी आंत में, किसमें जाएगा? स्मॉल छोटी इंस्टाइन, आंत, छोटी आंत में जाएगा। छोटी आंत के बाद तब भोजन जाएगा बड़ी बड़ी आंत। आंत में जाएगा, और बड़ी आंत के माध्यम से रेक्टम से होते हुए मल के रूप में भोजन क्या कर देगा? शरीर से बाहर जो है कि आपको निकल जाएगा। तो ये भोजन का पूरा क्या है? पूरा का पूरा प्रक्रिया। आइए का सॉरी आइए डाइजेस्टिव सिस्टम जो है कि आपको पढ़ना शुरू करते हैं। देखिएगा ये है जीभ, सबसे पहले जीभ का जो अगला भाग होता है, जो ये वाला भाग होता है, ये किसको दिखाता है? तो ये मीठा को दिखाता है। मीठा का
भाग होता है जो सबसे पीछे में होता है, ये किसको दिखाता है? ये कड़वा या तीखा कड़वा। को दिखाता है। किसको दिखाता है? कड़वा या तीखा को जो है कि आपको दिखाता है। जीभ का ये पीछे से जो सटा हुआ भाग होता है, पक्ष पक्ष, यह जो है कि आपको खट्टा को दिखाता है। और जो आगे से पीछे का भाग सटा हुआ होता है, ये किसको दिखाता है? नमकीन को। किसको दिखाता है? नमकीन को जो है कि आपको दिखाता है। तो जीभ का अगला हिस्सा किसको? अगला हिस्सा मीठा को। जीभ का पिछला हिस्सा किसको? पिछला कड़वा। हिस्सा कड़वा या जीभ का पिछला का सटा हुआ हिस्सा खट्टा। खाता है। जीभ का आगे का सटा हुआ हिस्सा किसको दिखाता है? नमकीन। नमकीन जो है को। कि आप खाते हैं। और बीच का जो जीभ का हिस्सा होता है वो टेस्टलेस होता है। टेस्टलेस है, इसमें कोई टेस्ट नहीं है। क्या वो होता है? क्या नहीं होता है? या बताइएगा। सर आवाज अब थोड़ा कम आने लगा। देख सच है क्या? यस सर। आवाज नहीं आ रहा है। स्क्रीन नहीं दिख रहा सर। आवाज भी नहीं आ रहा। डर लगता है चले गए। क्लासमेट है। आवाज जा रहा है? आप देखिए तो। यस सर। यस सर। ठीक है सर। ठीक है, रुक जाइए 1 मिनट, स्क्रीन शेयर करते हैं। देखिए तो स्क्रीन दिख रहा है? यस सर आ गया। देखिएगा, जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, पाचन तंत्र होता है, वो कहाँ से शुरू होता है? मुख गुहा, मतलब मुंह से शुरू होकर प्रारंभ होकर गुदा तक जो है कि आपको जाता है। और इसमें भोजन का आहार नाल जो है कि आपको होता है। और टोटल लंबाई इसका पूछेगा तो कितना फीट होता है? टोटल 32 लंबाई फीट। होता है इसका 32 फीट जो है कि आपको होता है। आहार नाल के अंतर्गत कौन कौन आता है? तो इसमें मुख गुहा, मुंह आता है। उसके बाद ग्रास नली, ऑसोफेगस जिसको कहते हैं, छोटी आंत आता है, बड़ी आंत आता है, और गुदा के माध्यम से मल के रूप में शरीर से क्या हो जाता है? भोजन जो है कि आपको बाहर निकल जाता है। क्या निकल जाता है? बाहर निकल जाता है। सबसे पहले एंट्री करते हैं मुंह के अंदर। मुंह के अंदर एंट्री कीजिएगा तो अभी हम आपको जीभ के बारे में पढ़ा दिए, पढ़ा है ना जीभ के बारे में? यस सर। भाग जीभ का कौन सा भाग को दिखाता है? किससे को दिखाता मीठा। है? अगला मीठा वाला हिस्सा किसको दिखाता है? पीछे वाला कड़वा। हिस्सा। कड़वा। पीछे के सटा हुआ हिस्सा किसको दिखाता है? पीछे का तीखा। सटा हुआ हिस्सा। तीखा आगे का, तीखा नहीं ना, और खट्टा नमकीन। है ना? यस सर खट्टा। खट्टा। और और आगे आगे का वाला सटा हुआ हिस्सा जो है कि नमकीन। आपको नमकीन जो है कि आपको नमकीन। दिखाता है। ठीक है। तीखा या कड़वा जीभ दोनों के पीछे बाद, वाला हो जाता हाँ, तीखा बोलिए या कड़वा बोलिए, दोनों है। पीछे यस वाला सर। जो है आपको क्लियर। आगे अब जोड़ी तो बाद में कट कट के आ रहा आवाज कट रही है सर। सर आ रहा है वो वापस से, तो अच्छा फिर थोड़ा देर बाद।
नेटवर्क में शिफ्ट हो जाता है। इसको हम एक बार कहाँ रख देते हैं, खिड़की के पास रखते हैं, सर है आप ना, भी जंगला फिर कहीं खोल ठीक हो लीजिए ना। जाएगा। चलिए आप सही है। जी सर। अब यहाँ खिड़की के पास सही इसको है रखते हैं सर। और खिड़की के पास रखते हैं, ठीक है फिर कहीं सर। खिड़की से कहीं काम करें, है ना, इसलिए खिड़की के पास रखते हैं। सुनिएगा, मुंह के अंदर कितनी जोड़ी लाल ग्रंथियां पाई जाती है, तो मुंह के अंदर 3 जोड़ी लाल ग्रंथियां पाई जाती है। कितने जोड़ी? 3 जोड़ी पाई जाती है। इस 3 जोड़ी लाल ग्रंथियां में सबसे बड़ी जो लाल ग्रंथियां होती है, जिसको हम लोग कहते हैं पैरोटीड लाल ग्रंथि। देखिए तो इसमें सबसे बड़ा आपको दिख रहा है, एक होगा सबसे बड़ा इसमें दिखेगा, है ना। ये जो है कि आपको जो लाल ग्रंथि जो दिख रहा होगा, ये जो है सबसे बड़ा, ये पैरोटीड लाल ग्रंथि होगा। कौन सा लाल ग्रंथि होगा? पैरोटीड। पैरोटीड। तो ठीक। जो सबसे बड़ा जो दिख रहा होगा वो पैरोटीड होता है। तो पहला सबसे बड़ा जो हो गया वो हो गया, कौन हो गया? पैरोटीड लाल ग्रंथि हो गया, ये पैरोटीड हो गया। दूसरा जो सबसे बड़ा होता है वो सब लिंगुबल ग्लैंड होता है ना। और तीसरा होता है सब मैंडिबुलर होता है तीसरा। तो कितना जोड़ी लाल ग्रंथि आपको दिखाई दे दिया? 3 ये जोड़ी। एक फेस में दिख रहा है, एक फेस में दिख रहा है 3, मतलब कि दूसरे फेस में भी 3, 3 दूना 6, मतलब कितना जोड़ी हो गया? 3 जोड़ी जो है कि आपको हो गया। 3 जोड़ी लाल ग्रंथि में सबसे बड़ा लाल ग्रंथि कौन सा? पैरोटीड लाल ग्रंथि। दूसरा है सब मैंडिबुलर लाल ग्रंथि। तीसरा है सब लिंगुअल जो है कि आपको लाल ग्रंथि। इस लाल ग्रंथि का काम होता है पूरे दिन भर में लार का स्रावन करना, और पूरे दिन भर में 1.5 लीटर लार निकलता है। कितना लीटर लार निकलता है? 1.5 लीटर। 1.5 लीटर जो है कि आपको पूरे दिन भर में लार जो है कि आपको बनता है। ठीक, अब आइएगा, ये लार ग्रंथि से जो एंजाइम निकलते हैं वो 3 प्रकार के एंजाइम, 4 प्रकार के एंजाइम होते हैं। एक होता है लाइसोजाइम नाम का एंजाइम। कितने? कौन कौन है? लाइसोजाइम। दूसरा है टाइलिन, लाइसोजाइम टाइलिन तीसरा है डायस्टेज आपको म्यूजिन। डायस्टेज, और चौथा है आपका म्यूलिन जो है कि आपको होता है। और लार का पीएच वैल्यू 5.5 से क्या होता है? कम जो है कि आपको होता है। क्या होता है? कम जो है कि आपको होता है। और 5.5 पे अगर है तो ये अम्लीय होगा कि क्षारीय होगा? कैसा होगा लार? अम्लीय होगा। अम्लीय जो है कि आपको होगा लार, है ना। लार में कितने प्रकार के एंजाइम स्रावन होते हैं लार से? तो 4 प्रकार के एंजाइम स्रावन होते हैं। कौन कौन? लाइसोजाइम टाइलिन डायस्टेज म्यूजिन। चलेगा, सुनिएगा आप सबका काम क्या है। लाइसोजाइम का काम होता है, अगर आप बिना हाथ धोले खा लेते हैं, नहीं कभी कभी होता है जल्दी जल्दी में हाथ बिना धोले खा लेते हैं, तो हाथ में जो भी बैक्टीरिया कीटाणु लगा है उस कीटाणु को मारने का काम कौन करता है? उस कीटाणु को मारने का काम करता है लाइसोजाइम करता है। देखिएगा, दूसरा और तीसरा का नाम क्या है? टाइलिन और टाइलिन डायस्टेज। डाइस्टेज। टाइलिन और डाइस्टेज का काम होता है, यह भोजन को कैसा बना देता है? भोजन को जो है कि आपको चिकना जो है कि आपको बना देता है, चिपचिपा बना देता है ना। म्यूलिन ना, म्यूलिन चिपचिपा बना म्यूलिन देता है। क्या करता है? म्यूलिन जो है कि आपको भोजन को चिपचिपा बना देता है। देखिएगा, टाइलिन और डाइस्टेज का काम होता है, यह आपके स्टार्च या मंड का पाचन जो है कि आपको करता है। किसका पाचन करता है? भोजन के अंदर स्टार्च या मंड का पाचन करता है। अब बोलेगा कि स्टार्च क्या होता है, मंड क्या होता है, नहीं पता चल रहा है। आटा देखे होंगे, देखे हैं? आटा का जो चालिएगा चलनी से तो चोकर बचता है, देखे हैं चोकर? जिसको भूसी के नाम से जानते हैं, व्हाइट व्हाइट बूढ़ा बूढ़ा कलर का आटा का छिलका हो गया, गेहूं का छिलका हो गया ऊपर का, यही जो छिलका होता है ना, यही स्टार्च का बना होता है। तो आटा युक्त मतलब जो आपको बिना चाले हुए अगर जो जिस चीज को बनाइएगा ना, उसमें चोकर भी आएगा, उसका छिलका भी आएगा। तो वही जो छिलका हुआ ना, वही छिलका क्या हुआ? वही छिलका हुआ स्टार्च। तो स्टार्च का पाचन करने का काम कौन करता है? टाइलिन और डाइस्टेज जो है कि आपको करता है। और म्यूलिन जो होता है, म्यूलिन ये भोजन को कैसा बना देता है? भोजन को चिपचिपा बना देता है। मजन भोजन खाइएगा कभी कंकड़ पड़ जाएगा तो भोजन को उगिल के देखिएगा, भोजन आपका चिपचिपा रहता है। किया तो होगा सब कोई, लेकिन नाम अभी कोई नहीं लेगा कि हाँ ऐसा है। ये सब कोई करता है, ठीक है, जी सर। सब कोई करता है, ठीक ना। तो वो भोजन को क्या कर देता है? भोजन को चिपचिपा बना देता है। तो ये 3 प्रकार का लाल ग्रंथि हो गया। और सांपों में जहर की विष की लाल ग्रंथि होती है ना, वो किसके रूप में रहती है? पैरोटीड लाल ग्रंथि के रूप में रहती है। किसके रूप में? पैरोटीड लाल ग्रंथि के रूप में जो है कि आपको होती है। तो हम आपको जीभ पढ़ा दीजिए, लाल ग्रंथि पढ़ा दिए, अब दांत आपको बचा। एगो कथी बचा आपका? मुंह के अंदर अब दांते ना बचा, इसी से ना भोजन चबाइएगा।
चलिए अब दांत को आइए, दांत को पकड़िए। देखिएगा ये है आपका दांत, है ना, ये क्या है, दांत। देखिएगा दांत का जो ऊपरी भाग जो होता है ना, उज्जर उज्जर जो आपको दिखाई देता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं डेंटाइन कहते हैं। क्या कहते हैं, डेंटाइन। दांत का जो बुरी भाग या बाहरी वाला भाग जो है कि आपको होता है, सॉरी गलती बोल दी है ना, एनामिल कहते हैं। डेंटाइन तो अंदर का भाग को कहते हैं, है ना। दांत जी के सर, वो बाहरी पीला भाग वाला को होता क्या है। कहा जाता है, एनामीन के नाम से जानते हैं, एनामीन के नाम से। और ये पीला वाला जो भाग है ना, इसको कहते हैं डेंटाइन के नाम से। किसके वो नाम से जानते हैं डेंटाइन, इसको, डेंटाइन के नाम से जानते हैं। डेंटाइन। देखिएगा तो आपका जो कीड़ा लगता है वो एनामिल में कीड़ा नहीं लगता है। एनामिल जो होता है वो सबसे कठोरतम जो है कि आपको होता है, इसमें कीड़ा नहीं लगता है। जब भी आपका कीड़ा लगता है अंदर से, दांत के अंदर से सुबसुबाता है, और दांत के अंदर मसूड़ा का वाला भाग को हम होता है, लोग क्या कहते हैं, डेंटाइन। डेंटाइन कहते हैं। क्या कहते हैं, मसूड़ा। डेंटाइन कहते हैं ना। मसूड़ा अलग चीज हो गया, इसका अंदर का भाग हो गया डेंटाइन, है ना। मसूड़ा तो उसको सपोर्ट के लिए मिला हुआ है ना, सपोर्ट के लिए मिला हुआ। तो डेंटाइन में कीड़ा लगता है, और यही डेंटाइन में जब जो है कि किसी लिक्विड को डाल दीजिएगा, दर्द निवारक जो है कि आपको लिक्विड को डालिएगा तो डेंटाइन तक पहुंचता है, उसका कीड़ा शांत हो जाता है। और फिर जब दर्द निवारक जो है कि आपको दवा का क्या जब असर कम होने लगता है तो फिर कीड़ा जगता है और फिर काटना शुरू करता है, फिर दर्द होना शुरू जो है कि आपको हो जाता है। तो ये ऊपरी वाला जो व्हाइट कलर का भाग जो देख रहे हैं उसे इनामिल कहते हैं। जो अंदर का भाग होता है उसे क्या कहते हैं, अंदर के भाग को हम लोग डेंटाइन जो है कि आपको कहा जाता है। और इस डेंटाइन के अंदर में ब्लड वेसल्स पाया जाएगा। कभी कभी दांतों को देखिएगा, हिलाइएगा, उखड़ जाएगा तो आपका खून आने लगता है, आता है ना खून, दांत टूटता है तो देखिए यहाँ पर क्या पाया जा रहा है, यहाँ पर ब्लड वेसल्स पाया जा रहा है। लाल और ब्लू कलर का आपको दिख रहा है, यहाँ पर लाइन दिख रहा होगा। यहाँ पर क्या पाया जाता है, यहाँ तक ब्लड वेसल्स जो है कि आपको आता है। अब आते हैं दांत का प्रकार। दांत होता है 4 प्रकार का। कितने प्रकार का दांत होता है, 4 प्रकार का। एक होता है इंसीजर्स, दूसरा होता है केनाइन, तीसरा होता है प्रीमोलर, चौथा होता है मोलर। इंसीजर्स का काम होता है भोजन को काटना। क्या करना होता है, काटना होता है। इंसीजर्स का काम क्या होता है, भोजन का काटना। तो भोजन के काटने का काम इंसीजर्स करता है। दूसरा है केनाइन। केनाइन का मतलब होता है भोजन को चिरने फाड़ने का काम करता है। भोजन को चिरने फाड़ने का काम कौन करता है, केनाइन करता है। तो केनाइन भोजन को चिरने फाड़ने का काम करता है। तो मांसाहारी जो जानवर होगा उसका केनाइन देखिएगा बड़ा होगा, क्या है कि वो सब क्या करता है, किसी चीज को चीरता है। देखिएगा हम लोग रोटी को खाते हैं तो देखिएगा आगे से खाते हैं। ऊँट को कभी चिरिएगा तो देखिए केनाइन साइड के पास से ले जाके चिरते हैं ना, जिस साइड के पास ले जाके, है ना। तो केनाइन जो है कि आपको चिरने फाड़ने का काम करता है। या कोई चीज, कोई पन्नी उन्नी कोई फाड़ते होंगे, जैसे नहीं तो दांत का बीच से नहीं फाड़ते होंगे, साइड में ले जाके तब जो है कि फाड़ने का प्रयास करते हैं। तो चीरने और फाड़ने के लिए कौन जिम्मेदार होता है, जिम्मेदार होता है केनाइन होता है। जबकि काटने के लिए, किसी को काटना है, दांत काटना है तो देखिएगा सामने वाला फेस से काटते हैं। तो वो किससे काटते हैं, इंसीजर को काटते हैं। इंसीजर दांत को नोज टीथ के नाम से जाना जाता है, क्या है कि ये नाकों के सामने होता है। इंसीजर को कौन सा टीथ, नोज टीथ, क्योंकि किसके सामने होता है, नाक के सामने होता है। केनाइन को कहते हैं आई टीथ के नाम से जानते हैं। किसके आई टीथ के नाम से, यह आंखों के सामने, आंख जो है ना, आंख के सामने सामने ले आइए अपना उंगली को दोनों साइड में, अच्छा देखिएगा ना, वो केनाइन होगा। यह केनाइन को आई टीथ के नाम से जो है कि आपको जानते हैं। एक है प्री मोलर। प्री मोलर को कहते हैं अग्र चबड़नक, ये चबाने का काम करता है। क्या किसका काम करता है, चबाने का काम करता है। यह इसको कहते हैं चिक टीथ। चिक को कहते हैं गाल। गाल के बीचों बीच में जो दांत पाया जाता है उसे ही प्री मोलर कहा जाता है। और मोलर, अब अगला कौन हो गया, मोलर हो गया चौथा। मोलर को कहते हैं चबड़नक। इसको कहते हैं हम लोग अकिल का दांत के नाम से जो है कि आपको जानते हैं। और अकिल के दांत में भी कौन सा मोलर, तो थर्ड मोलर को जाना जाता है। कौन सा मोलर को, अकिल के दांत, थर्ड मोलर को, तीसरे मोलर को जो है कि आपको जाना जाता है। क्लियर हो गया। 4 प्रकार का जो है कि आपको दांत होता है, इंसीजर्स, केनाइन, प्री मोलर और कौन सा, मोलर जो है कि आपको होता है ना। इंसीजर्स की संख्या आपके कितनी होती है, 8 होती है।
केनाइन का संख्या होता है 4 होता है। प्री मोलर का संख्या कितना होता है? प्री मोलर का 8 होता है। अब मोलर की संख्या कितनी 12 होती है? होगा। 6 दूना 12 जो है कि आपको होता है। जोड़िए तो 32 गो दांत पुर गया कि 4 दूना 8 दूना 16, 16 4 20, अब 12 कितना हुआ? 32 को जो है कि आपको दांत हो गया। ठीक, 32 को जो है कि आपको दांत हो गया। और आपके जीवन काल में कितने कितने दांत आते हैं? तो 20 गो दूध का दांत, अब 32 गो, ई टोटल कितना दांत हो गया? 52 गो जो है कि आपको दांत, 52 दांत जो है कि आपको जीवन काल में जो है कि आपको आते हैं। ठीक ना, 52 दांत आते हैं। और याद रखिएगा बच्चों में इसमें से 4 गो दांत का प्रकार बताएं, इसमें से कौन सा दांत बच्चों में नहीं पाया जाएगा? प्री मोलर नहीं होता है और थर्ड मोलर नहीं प्री होता मोलर जो है कि आपको नहीं होता है और थर्ड मोलर जो है कि आपको बच्चों में नहीं पाया जाएगा। क्लियर है? तो मुंह का काम खत्म हो गया। मुंह के बाद हम लोग चलते हैं ऑसोफेगस। ऑसोफेगस को कहते हैं फूड पाइप के नाम से जाना जाता है। इसमें क्रमानुकुचन की क्रिया होती है और भोजन इसमें क्या होता है? सिकुड़ते 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 जो है कि भोजन कहाँ तक जाता है? पेट के अंदर जाता है। पेट को कहते हैं स्टमक कहा आमाशय। जाता है। क्या कहा जाता है? अमाशय या स्टमक के नाम से जानते हैं। पेट एक थैली नुमा आकृति होता है। यहाँ पर भोजन का संग्रह और भोजन का पाचन दोनों होता है। और यहाँ पर भोजन कितने घंटे तक रुकता है पेट में? भोजन 4 घंटों तक जो है कि आपको पेट में रुकता है। 4 घंटों तक भोजन जब पेट में रुकता है तो भोजन के 3 भाग होते हैं। 3 भाग, सॉरी भोजन का बोल रहे हैं, पेट का 3 भाग होता है ना? कार्डियक पाइलोरिक। कार्डियक, फंडिक और पाइलोरिक जो है कि आपको होता है। देखिएगा कौन सा कार्डियक हुआ। ये वाला जो भाग हुआ ये कार्डियक हुआ, ये वाला जो भाग हुआ ये फंडिक हुआ, और ये वाला जो भाग हुआ ये पाइलोरिक हुआ। क्या हुआ? पाइलोरिक हुआ। यह हुआ कार्डियक हुआ, ये हुआ फंडिक हुआ, और ये क्या हुआ? यह हुआ पाइलोरिक हुआ, पाइलोरस या पाइलोरिक हुआ। ठीक, तो पेट का कितना भाग? पेट का होता है 3 भाग। कौन कौन भाग? कार्डियक, फंडिक और पाइलोरिक जो है कि आपको होता है। कौन कौन होता है? कार्डियक, फंडिक और पाइलोरिक होता है। इसी फंडिक में यह जो पीला कलर का आकृति देख रहे हैं इसी को कहते हैं रूजी। क्या कहते हैं? और रूजी जो है कि आपको कहा जाता है। जब भूख लग जाता है ना तब यही रूजी खड़ा हो जाएगा। कहता ना कि भूखले पेट दुख दर्द कर रहा है ना? तो यही रूजी का खड़ा हो जाना भूख के कारण क्या हो जाता है? पेट पेट का दर्द होता है। या भोजन जब हम लोग खाना खा लेते हैं तो यही रूजी खड़ा हो जाता है और खड़ा होने के कारण भोजन को क्या करता है? अगले 4 घंटे तक यहाँ तक भोजन को जमा के रखता है। इसीलिए यह रूजी का होना जिम्मेदार है ना? यहाँ पर भोजन 4 घंटा तक रुकता है। जो मुंह से खाया हुआ जो है कि खाना पेट तक आता है और पेट में, स्टमक में एक एंजाइम का स्रावन होता है। उस एंजाइम को क्या कहते हैं? कौन सा एंजाइम? HCl, सर वही ना। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सॉरी एंजाइम बोल रहे हैं, एसिड हो गया। कौन सा एसिड है? HCl जो है कि आपको हो गया। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है कि आपको हो गया। हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहाँ निकलता है? स्टमक, पेट में जो ये है कि आपको लाइसोजाइम निकलता है। एंजाइम जो बचा रहता है जीवाणु उसको मारता है। हाँ, लाइसोजाइम से बचा हुआ जो जीवाणु है, जो लाइसोजाइम मारा है सो मारा है, जो बच गया लाइसोजाइम से, उस बचे हुए जीवाणु को कौन मार देता है? तो उस बचे हुए जीवाणु को कौन मार देता है? HCl मार देता है ना? HCl जो है कि आपको मार देता है। अब यही यहाँ सर पर आया था कि पाइलोरिक पेट आपको में दिख कौन रहा सा है। अंग पाया जाता है। हाँ, पेट में HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाया जाता है। पाइलोरिक में जठर ग्रंथि पाई जाती है और जठर ग्रंथि में 2 प्रकार का जठर रस निकलता है। एक होता है रेनिन, दूसरा होता है पेप्सिन। पेप्सिन। तो पाइलोरिक में एक क्या पाया जाता है? जठर ग्रंथि, जठर रेनिन ग्रंथि, पेप्सिन। जठर ग्रंथि पाया जाता है। और इस जठर ग्रंथि से 2 प्रकार का एंजाइम निकलता है। एक है रेनिन और दूसरा होता है पेप्सिन। पेप्सिन रेनिन का काम होता है दूध का दूध क्या को करना? दही में दूध का बदलता जो है। है कि पाचन करना, मतलब दूध को पचाना, दूध में दही में जो है कि आपको बदल देना। जबकि पेप्सिन का काम किसको पाचन करना प्रोटीन होता को है? पेप्टोन में बदलना। पेप्सिन का काम होता है कि प्रोटीन को तोड़कर पेप्टोन में बदल देना जो है कि आपको इसका काम जो है कि आपको होता है। इसके बाद भोजन जो है कि पेट में अम्लीय है। पेट के बाद भोजन जाता है छोटी आंत में। किस आंत में जाता है भोजन? भोजन छोटी जाता आंत। है छोटी आंत में। छोटी आंत में जैसे ही भोजन जाता है, छोटी आंत बोलता है कि हमको भोजन अम्लीय नहीं चाहिए, हमको भोजन चाहिए न्यूट्रल। तो अम्ल में क्षार मिलाएंगे तभी ना भोजन न्यूट्रल होगा, होगा ना? जब तक अम्ल में क्षार नहीं मिलेगा भोजन न्यूट्रल कैसे होगा?
तो भोजन को अम्लीय है, इसको क्षारीय बनाने के लिए हम लोग इसमें क्षार मिलाएंगे। तो क्षार कहाँ से आएगा? तो यह क्षार जो है कि पीत, वाइल वाइल जूस का निर्माण कौन करता है? यकृत करता है। कौन करता है? यकृत करता है। और लीवर। इस यकृत जो है कि आपको लीवर जो है यह किसका निर्माण करता है? पित्त रस का निर्माण करता है। और पित्त रस जाकर जमा कहाँ होता है? पित्ताशय में जाकर जमा होता है। देखिएगा आई, यह है लीवर। लीवर पित्त का निर्माण कर रहा है और पित्त रस देखिए कहाँ जाकर जमा हो रहा है? पित्ताशय में जाकर जमा हो रहा है। और पित्त रस का देखिए पाइप कहाँ खुल रहा है? स्मॉल इंस्टाइन से जाने से पहले पित्त रस का पाइप जो है कि आपको खुल जा रहा है। और पित्त रस कैसा होता है? पित्त रस होता है क्षारीय। और अम्ल में क्षार मिला देंगे तो न्यूट्रल भोजन हो जाएगा। हो जाएगा न्यूट्रल भोजन। अब भोजन जो है कि आपको कैसा गया? तो न्यूट्रल भोजन गया छोटी आंत में। छोटी आंत में भोजन जाने के बाद छोटी आंत बोलता है कि हम भोजन को नहीं पचा सकते, हमारे अंदर कुछ नहीं है। तो छोटी आंत फिर किससे बोलता है? पेनक्रियाज से बोलता है कि पेनक्रियाज को कि LAT नाम का एंजाइम को भेजने के लिए। LAT का पूरा नाम क्या होता है? लाइपेज एमाइलेज ट्रिप्सिन। हाँ, लाइपेज एमाइलेज और ट्रिप्सिन, है ना। लाइपेज एमाइलेज और ट्रिप्सिन नाम का एंजाइम जो है कि आपको ये भेजता है। उसके बाद भोजन जो है कि आपको पचता है। छोटी आंत का कितना हिस्सा होता है? छोटी आंत का 3 हिस्सा होता है। डेडूनम, है ना, डेडूनम और इलियम जो है कि आपको होता है। ये 3 हिस्सा छोटी आंत का होता है। इसमें से पहला हिस्सा जेजूनम में जो है, सॉरी जेजूनम है ना, डेडूनम ना, पहला डुडेनम है, जेजूनम है, तब इलियम, है ना। डेडूनम में जो है कि आपको जाता है, जाने के बाद वहां पर LAT मिलता है ना। मिलने के बाद भोजन का पाचन होता है। भोजन के पाचन के बाद जो है कि भोजन छोटी आंत का दूसरा भाग में, उसके बाद छोटी आंत का तीसरा भाग में जाता है। और तीसरा भाग में, है ना, इलियम में पूर्ण पाचक एंजाइम मिलता है। पूर्ण पाचक एंजाइम मिलने के बाद जो है कि भोजन पूरी तरीका से पच जाता है और भोजन का भी अवशोषण हो जाता है। भोजन के अवशोषण के बाद भोजन जो है कि आपको छोटी आंत के बाद भोजन जो है कि आपको बड़ी आंत में जाता है। और बड़ी आंत में भोजन का अवशोषण नहीं होकर जल का अवशोषण होता है। और जल के अवशोषण होने के बाद बड़ी आंत से सटा हुआ पूछता है कि अपेंडिक्स निम्नलिखित में से किसका भाग होता है? किससे सटा होता है? मतलब छोटी आंत से या बड़ी आंत से? ये क्वेश्चन आपके सेट में भी आया होगा। तो यह होता है आपके बड़ी आंत से जो है कि आपको सटा हुआ भाग होता है अपेंडिक्स। उसके बाद बड़ी आंत से भोजन जो है कि आपको इसमें नहीं, इसमें अनपचा हुआ मल होता है, भोजन होता है। जो अनपचा भोजन जो है कि बड़ी आंत में ट्रेवल करते हुए रेक्टम में जाकर जमा होता है। रेक्टम को कहते हैं मलाशय। और रेक्टम के बाद भोजन या अन्न पचा हुआ भाग, है ना, मल के रूप में शरीर से क्या हो जाता है? शरीर से जो है कि आपको बाहर हो जाता है। और एनस के माध्यम से शरीर से बाहर हो जाता है। लेकिन पूछेगा कि जल का अवशोषण कहाँ होता है? छोटी आंत में कि बड़ी आंत में? किसमें होता है जल का अवशोषण? बड़ी आंत में जो है कि आपको जल का अवशोषण जो है कि आपको होता है। लेकिन भोजन का अवशोषण और पाचन दोनों की क्रिया कौन से आंत में होती है? छोटी आंत में जो है कि आपको होती है। तो यहाँ तक पूरा थ्योरी हो गया। कल इसका नहीं प्रोटीन होगा का तो अमाशय हो जाएगा ना। हाँ, प्रोटीन का जो है कि आपको सबसे पहला बार पाचन कहाँ से शुरू होता है? तो अमाशय मतलब स्टमक से शुरू होता है। लेकिन भोजन का पाचन कहाँ से शुरू होता है? तो भोजन का पाचन मुख से शुरू होता है। नहीं, भोजन का पाचन मुख से शुरू होता है। भोजन का पूर्ण पाचन होता है छोटी आंत में। कहाँ होता है? छोटी आंत में होता है। भोजन का अवशोषण कहाँ होता है? छोटी आंत में होता है। लेकिन भोजन का पूर्ण पाचन छोटी आंत में होता है, अवशोषण भी छोटी आंत में होता है। बड़ी आंत में जल का अवशोषण केवल और केवल होगा, है ना। केवल और केवल किसका अवशोषण होगा? जल का अवशोषण। मतलब आलू सबका जो छिलका उलका होता है, जो उस सबका होता है बढ़िया। अन्न पचा हुआ भाग चला जाता है। हम आपको बताया ना कि अन्न पचा हुआ भाग कहाँ चला जाता है? बड़ी आंतों में जो है कि आपको चला जाता है। क्लियर? बड़ी आंत में जो है कि आपको चला जाता है ना। तो ये आपका रहा पूरा का पूरा आज का थ्योरी रहा। और इसका चैप्टर रहा। तो चैप्टर हम नहीं होगा तो कल जो है कि आपको चर्चा कर लेंगे, है ना। कल एगो स्पेशल क्लास भी नहीं होगा तो बिहार स्पेशल का लगेगा, कहे कि हम परसों से अगर आपका 1-2 दिनों का क्लास भी बंद रहेगा कि पटना लेके जाना है मम्मी को दिखाने के लिए, तो हो सकता है कि क्लास भी बंद रहे, है ना, 1-2 दिनों के लिए। ठीक है।